जब हम रोमांटिक युग के बारे में सोचते हैं तो क्या दिमाग में आता है? शायद कुछ पुरानी कविताएं। लेकिन ये सिर्फ किताबों में बंद एक चैप्टर नहीं है। ये तो भावनाओं की एक ऐसी जबरदस्त क्रांति थी जिसने तर्क के पूरे राज को सीधी चुनौती दे डाली। तो चलिए समझते हैं कि कैसे इस एक आंदोलन ने दुनिया को देखने का हमारा नजरिया हमेशा हमेशा के लिए बदल दिया। देखिए, किसी भी क्रांति को समझने के लिए ये जानना जरूरी है कि वो किसके खिलाफ थी। तो एक तरफ था तर्क का युग, या सब कुछ लॉजिक, ऑर्डर और समाज के हिसाब से चलता था। हर चीज नपी तुली। और इसके एकदम उलट जवाब में उठी एक नई लहर, रोमांटिक युग। यहां बात हो रही थी भावनाओं की, आजादी की और सबसे जरूरी एक अकेले इंसान की, उसकी अपनी पहचान की। तो सवाल यह है कि ये सब शुरू कहां से हुआ? यकीन मानिए, इस पूरे साहित्यिक विद्रोह की जो चिंगारी थी वो एक अकेली किताब से भड़की। एक ऐसी किताब जिसने पोइट्री के सारे पुराने नियम कानून तोड़कर रख दिए। वो साल था 1798। इसे बस एक तारीख मत समझिए, ये वो पल था जब लिटरेचर की दुनिया में एक जोरदार धमाका हुआ। एक ऐसा धमाका जिसने आगे चलकर सब कुछ बदल देना था। और वो धमाका क्या था? वो था लिरिकल बैलेड्स का पब्लिश होना। विलियम वर्ड्सवर्थ और सैमुअल टेलर कॉलरिज, इन दोनों ने मिलकर एक ऐसी किताब निकाली जिसने उस दौर की, मतलब जो एकदम बोरिंग और नियमों में जकड़ी हुई पोइट्री थी उसे जड़ से हिलाकर रख दिया। और इसी किताब के प्रीफेस में वर्ड्सवर्थ ने इस नए मूवमेंट का मानो झंडा गाड़ दिया। उन्होंने लिखा, कविता शक्तिशाली भावनाओं का सहज अति प्रवाह है। मतलब पोएट्री दिमाग का कोई कॉम्प्लिकेटेड खेल नहीं है, बल्कि दिल से निकली पावरफुल फीलिंग्स का एक नेचुरल फ्लो है। ये सिर्फ एक लाइन नहीं थी, ये तो आजादी का ऐलान था। ठीक है, तो इस नए आंदोलन का जो पहला और सबसे मजबूत पिलर था वो था नेचर, प्रकृति को देखने का एक बिल्कुल नया अंदाज। और इस नए नजरिए के सबसे बड़े हीरो कौन थे? विलियम वर्ड्सवर्थ। देखिए, उनके लिए नेचर का मतलब सिर्फ पहाड़ और जंगल नहीं था। नहीं, उनके लिए प्रकृति एक टीचर थी, एक हीलर थी, और कह सकते हैं कि भगवान से जुड़ने का एक सीधा रास्ता। उनकी कविताओं को देखें, चाहे वो टिंटन एबे हो या उनका महाकाव्य द प्रील्यूड, सब में एक ही चीज दिखती है। वो शहर के शोर शराबे से दूर प्रकृति की गोद में जाकर सुकून और सच्चाई खोज रहे हैं, मानो असली जिंदगी वहीं थी। अच्छा, तो नेचर तो हो गया एक पिलर। इसके अलावा रोमांटिक कवियों ने एक और चीज की पावर को पहचाना और सेलिब्रेट किया, और वो थी इंसान के मन के अंदर की दुनिया, यानी इमेजिनेशन की ताकत। यहां पर एंट्री होती है वर्ड्सवर्थ के दोस्त सैमुअल टेलर कॉलरिज की। उन्होंने इमेजिनेशन को एक बिल्कुल नए लेवल पर पहुंचा दिया। उन्होंने कहा, भाई, कल्पना सिर्फ पुरानी यादों को दोहराना नहीं है, ये तो इंसान के अंदर की एक डिवाइन पावर है, एक ऐसी शक्ति जिससे वो पूरी की पूरी नई दुनिया बना सकता है। और ये बात उनकी कविताओं में साफ दिखती है। द राइम ऑफ द एंशिएंट मैरिनर या फिर कुबला खान, ये कविताएं हमें सपनों, सुपरनैचुरल घटनाओं और अजीब से अनुभवों की दुनिया में ले जाती हैं। एक ऐसी दुनिया जहां लॉजिक काम करना बंद कर देता है। ये सब सिर्फ और सिर्फ पावरफुल इमेजिनेशन का ही कमाल था। और हां, इसी दौर में एक और जीनियस थे, विलियम ब्लेक। वो सिर्फ कवि नहीं थे, एक कमाल के आर्टिस्ट भी थे। ब्लेक के लिए तो इमेजिनेशन भगवान को देखने का एक तरीका था, और उन्होंने जो कुछ भी देखा अपने रहस्यमयी विजन्स को अपनी कविताओं और पेंटिंग्स में जिंदा कर दिया। तो सोचिए, जब इमेजिनेशन को इतनी खुली छूट मिल गई तो इसका नतीजा क्या हुआ? इसका नतीजा था एक नए तरह के हीरो का जन्म। एक ऐसा हीरो जो समाज के किसी भी नियम को मानने को तैयार नहीं था। और यहीं से हमें मिला बायरनिक हीरो। ये नाम लॉर्ड बायरन से आया। ये हीरो कैसा था? बहुत इंटेलिजेंट, बहुत चार्मिंग, लेकिन साथ ही एक बागी, अकेला और अपने पास्ट के राजों में डूबा हुआ। मतलब वो कोई सीधा साधा परफेक्ट हीरो नहीं था। तो एक बायरॉनिक हीरो में क्या क्या होता है? वो इंटेलिजेंट है, चार्मिंग है, लेकिन अकेला और समाज से कटा हुआ है। एक ऐसा बागी जो अपने अतीत के बोझ तले दबा है और अपने ही बनाए नियमों पर चलता है। बायरन के काम जैसे द जॉर और मैनफ्रेड में ये किरदार हमें बार बार देखने को मिलता है। लेकिन रुकिए, हर रोमांटिक पोएट का हीरो बायरन जैसा बागी नहीं था। जॉन कीट्स ने इंडिविजुअलिज्म को एक बिल्कुल अलग एंगल से देखा। उनका फोकस बाहरी दुनिया से लड़ने पर नहीं था, बल्कि अंदर की दुनिया पर था, यानी ब्यूटी और हमारे सेंसेस जो महसूस करते हैं उस पर। कीट्स ने एक बहुत ही कमाल का आइडिया दिया, नेगेटिव कैपेबिलिटी।
अब ये क्या है? इसका सीधा सा मतलब है अनिश्चितताओं और रहस्यों के साथ कंफर्टेबल रहना, हर चीज का लॉजिकल जवाब ढूंढने की जिद छोड़ देना। एक तरह से ये लॉजिक पर इमोशन की एक और बड़ी जीत थी। और उनकी वो अमर लाइन, ब्यूटी इज ट्रूथ, ट्रूथ ब्यूटी, सुंदरता ही सच है और सच ही सुंदरता। ये लाइन उनकी पूरी फिलॉसफी को बस एक वाक्य में बता देती है। उनके लिए ब्यूटी ही अल्टीमेट ट्रूथ थी। तो चलिए अब देखते हैं कि इन सारे कवियों और इनके क्रांतिकारी आइडियाज का असर क्या हुआ, इसका इम्पैक्ट कितना गहरा था। सच कहूं तो इस क्रांति की गूंज आज भी हमारे चारों ओर सुनाई देती है। तो इस पूरे विद्रोह के पीछे दो बड़ी वजहें थीं। एक तरफ तो था फ्रेंच रेवोल्यूशन, जिसने आज़ादी और बराबरी के आइडियाज दिए, और दूसरी तरफ जो तर्क का युग था ना, उसके एकदम ठंडे और इमोशनलेस लॉजिक के खिलाफ एक जबरदस्त रिएक्शन। और हाँ, ये आंदोलन कोई एक दिन में नहीं हुआ। इसकी शुरुआत हुई 1798 में लिरिकल बैलेड से। फिर 1813 के आसपास बायरनिक हीरो का कॉन्सेप्ट आया, और ये सिलसिला कई दशकों तक चलता रहा, जिसमें शैली जैसे कवियों ने भी अपनी आवाज बुलंद की। तो आखिर में इसकी विरासत क्या है? बहुत बड़ी है। रोमांटिक युग ने आर्ट की परिभाषा को हमेशा के लिए बदल दिया। इसने इंडिविजुअल की फीलिंग्स को सबसे ऊपर रखा, इमेजिनेशन को पंख दिए और नेचर के साथ हमारे रिश्ते को एक नया गहरा मतलब दिया। और ये सारी बातें आज हमें एक बहुत ज़रूरी सवाल पर लाकर खड़ी करती हैं। आज की दुनिया में जो डेटा, एल्गोरिथम और एआई पर चल रही है, जहां हर तरफ लॉजिक और फैक्ट्स की ही बात होती है, क्या हमें फिर से एक नए रोमांटिक विद्रोह की ज़रूरत है? एक ऐसा विद्रोह जो हमें भावनाओं, कल्पना और प्रकृति की तरफ वापस ले जाए।